हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कर रहे थे अपना 1200 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ और कर रहे थे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर नाइलेट का SGA 2017। अभी तक हम लोगों ने कर लिया है 50 क्वेश्चंस तक SGA 2017 का। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वहाँ से देख सकता है। हम अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? एक क्वेश्चन नंबर 51 से 55 दिए हुए हैं हमको 5 शॉर्ट पैसेजेस। हमको उनको रीड करना है और उसे रीड करने के बाद हमें उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? 51 है, इट वाज 1950s का समय है व्हेन द न्यू जेनर ऑफ रॉक एंड रोल म्यूजिक स्टार्टेड। न्यू जेनर ऑफ, जो जेनर होता है रॉक म्यूज़िक का, जो जेनर होता है रॉक एंड रोल म्यूज़िक का, स्टार्टेड एज ए यंग मैंस मीडियम। यंग, जो जवान लोग होते हैं, जो थोड़े से एज ग्रुप जिनका होता है 20 से 30 के बीच का, वो परफॉर्म करते हैं हमारा रॉक म्यूज़िक। ठीक है। रॉक म्यूज़िक इज स्टिल बेस्ट परफॉर्म्ड बाय यंग मैन। रॉक म्यूज़िक जो होता है स्टिल परफॉर्म, मतलब अभी भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? यंग मैंस के द्वारा, जो कि 20s और 30s, मतलब 20 और 30 के एज के बीच में होते हैं। एज रॉक परफॉर्मर स्टेप्स इनटू देयर 40s और इवन 50s, जब रॉक परफॉर्मर्स जो होते हैं वो हो जाते हैं 40 या इवन 50s के, दे आर लेस फिजिकली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द काइंड ऑफ एक्सिलरेटिंग म्यूज़िक। तो जो रॉक म्यूज़िक जो होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा झैं झैं आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा के वो सॉन्ग को गाया करते हैं। तो वैसे जो चीज़ें होती हैं उस टाइप की, वो 40 से 50 के एज ग्रुप वाले बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो फिज़िक होती है वो कैपेबल नहीं हो पाती है, लेस कैपेबल हो जाती है उस तरीके का म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के लिए। दे डिड व्हेन दे वर यंगर। उन्होंने वो ऐसा कर पाते थे जब वो यंग हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि 20 से 30 के एज ग्रुप के बीच में हुआ करते थे। ऑल द फॉलोइंग एजम्पशन अंडरलाई द आर्ग्यूमेंट अबव एक्सेप्ट। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो पूरा जो हम लोगों ने अभी पैसेज छोटा सा पढ़ा है, इसमें हमें ये बताना है कि सारे जो एजम्पशन इसमें लिए गए हैं, इनमें से कौन सा एजम्पशन सही नहीं है। ठीक है, हमने जो अभी पैसेज पढ़ा है। तो ऑप्शन ए क्या है? एज रॉक परफॉर्मर मैच्योर, जैसा कि रॉक परफॉर्मर जो होते हैं मैच्योर होते हैं, देयर परफॉर्मेंस टेंड टू बिकम लेस एक्साइटिंग। बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है पैसेज में कि दे आर लेस फिजिकल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द काइंड ऑफ एक्सिलरेटिंग म्यूजिक। ऑफ कोर्स ए ऑप्शन सही है। बी क्या है? द रॉक म्यूजिक इज डोमिनेटेड बाय मेल परफॉर्मर। यस, यंग मैंस, मिडिल एज मैन, ये सब मैंस की बात हो रही है, वुमेन्स की बात तो हो नहीं रही है। सी ऑप्शन क्या है? वुमेन परफॉर्मर हैव ऑलवेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रॉक म्यूजिक। वुमेन्स की बात हुई है यहाँ पे पैसेज में? वुमेन्स की बात तो हुई नहीं। देखिए, जो बात नहीं हुई है, जो पैसेज में नहीं लिखा है, उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक है। और द फिजिकल डिमांड ऑफ परफॉर्मिंग रॉक आर बेटर मेट बाय यंग। जी, इस पैसेज को पढ़ के ये समझ में आता है कि जो रॉक म्यूज़िक की डिमांड होती है, फिज़िकल डिमांड होती है परफॉर्म करने के लिए रॉक म्यूज़िक को, तो मैं ये कह सकता हूँ जो ऑप्शन सी है, वुमन परफॉर्मर हैव ऑलवेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रॉक म्यूज़िक। ये जो स्टेटमेंट है पूरे पैसेज में कहीं भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि सारे ऑप्शन सही हैं ऑप्शन सी को छोड़ के। तो हमारा आंसर क्या होगा 51 का? सी, ऑप्शन सी सही होगा। 52 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, 52 पे आते हैं। 52 क्या है? 52 पे, लास वेगास is certainly one of the honeymooners heaven among the moderately rich Americans। लास वेगास एक जगह है अमेरिका में, आप लोग भी जानते होंगे। वो हनीमून के लिए एक हेवन की तरह है। किन के लिए? among the moderately rich Americans। वो अमेरिकन्स जो बहुत ज़्यादा ना अमीर होते हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो लास वेगास जो जगह है वो जन्नत की तरह होती है। वाई शुड नॉट बी, क्यों नहीं ऐसा हो सकता, क्यों नहीं होनी चाहिए? लास वेगास हैज़ मच मोर टू ऑफर देन शॉप एंड स्लॉट मशीन। लास वेगास के अंदर ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुकानों और स्लॉट मशीन से
बेटर हैं, बहुत अच्छा ऑफर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं या देखने को आती हैं। स्लॉट मशीन्स वो वेंडर मशीन्स को कहते हैं, जिसमें आप कुछ पैसा डालिए तो कोल्ड ड्रिंक निकलता है, चॉकलेट्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, तो उसे वहाँ पे हुआ करते हैं स्लॉट मशीन्स, ठीक है। हावेवर फिर भी अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, टूरिस्ट सेल्डम स्ट्रे ऑफ द बीटन ट्रैक। जो टूरिस्ट होते हैं, जो यहाँ पे टूरिस्ट जो कभी कभी क्या कहते हैं, स्ट्रे ऑफ द बीटन ट्रैक। स्ट्रे ऑफ द बीटन ट्रैक एक आइडम है, यानी कि एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि खो जाना, वहाँ जाने के बाद आइसोलेट हो जाना, मतलब घूमने लगना, अपने उस जगह पे जाके अपने आप को खो देना, ठीक है। ऑफ द स्ट्रे ऑफ द बीटन ट्रैक, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, 2001 गाइड इज अ बुक। 2001 गाइड एक बुक है दैट इनकरेजेस द विजिटर्स टू डू सो एंड डिस्कवर द लिविंग म्यूजियम दैट इज लास वेगास सिटी। गाइड 2001 गाइड एक बुक है जो कि क्या करती है, इनकरेज करती है किसको, विजिटर्स को, टू डू सो एंड डिस्कवर द लिविंग म्यूजियम, तो कि विजिटर को कि जाएं, खोजें और इस जगह को, लिविंग म्यूजियम मतलब लास वेगास को बोला जा रहा है कि वो घूमने का एक बहुत बढ़िया जगह है, डैट इज़, जो कि लास वेगास सिटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 2001 गाइड विल वीकेन द इंटेंट द इम्पैक्ट ऑफ द बुक। मतलब कि जो आपकी बुक है 2001 गाइड वो कमज़ोर पड़ती है किस चीज़ में, क्या बताने में, इम्पैक्ट ऑफ द बुक, मतलब किस चीज़ को इस जो 2001 जो बुक गाइड जो है, 2001 गाइड जो एक बुक है, वो इन सभी जो स्टेटमेंट क्या, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हमको ABCD ऑप्शंस में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताने में वीक पड़ती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके का एक्सेप्ट वाला ही सिचुएशन, मतलब कि सारी चीज़ें सही होंगी, कोई एक ऑप्शन गलत होगा। क्या, द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन ऑफ लास वेगास दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस इज कसिनो। ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन, यहाँ पे तो ये बात तो हो रही है कि स्लॉट्स और शॉप्स एंड स्लॉट मशीन्स के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि ये बात तो 2001 गाइड, ये जो बुक है 2001 बताती है। 2001 गाइड डज नॉट गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ लेसर नोन फैक्ट ऑफ लास वेगास। ऑफकोर्स आई थिंक बी के बारे में तो कहीं इस पैसेज में कहीं कुछ नहीं लिखा था कि जोग्राफिकल डिटेल या उनके अकाउंट्स के बारे में या उनके फैक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। जैसा कि पैसेज में है उतनी ही बात करेंगे हम, ठीक है। An increasing number of young couples are taken to adventures and undiscovered land। बिल्कुल बोला गया है इस लाइन में कि यहाँ पे जो टूरिस्ट सेल्डम है वो क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, ऑफ द बीटन ट्रैक हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे आके आइसोलेट हो जाते हैं, घूमने लगते हैं, घूमते फिरते समय आइसोलेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, नई नई जगह खोजते हैं। लास वेगास हैज़ मैनी मोर विजिटर देन फर्स्ट हनीमूनर्स। लास वेगास जो क्या है, बहुत से ऐसे लोग, बहुत से मैनी मोर विजिटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे घूमने के लिए लोग आते हैं देन फर्स्ट हनीमूनर, मतलब कि जो पहली बार जो हनीमून बनाने जाते हैं उनसे भी ज़्यादा लोग घूमने आते हैं लास वेगास में। जो खाली इसका कहने का मतलब ये है कि हनीमूनर जो हनीमून मनाने जाते हैं उनसे ज़्यादा लोग भी यहाँ पे लास वेगास में घूमने आते हैं, ठीक है। ये 2001 गाइड ये कहने की कोशिश कर रही है। देखिए सारी चीज़ों में हल्का फुल्का कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन सबसे गलत इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है ऑप्शन बी सबसे गलत है, क्योंकि इसमें कहीं बुक में कहीं भी या पूरे पैसेज में कहीं भी जोग्राफिकल रीज़न के बारे में कोई भी डिटेल्ड नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन बी हमारा प्योरली 100% क्या है, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मतलब नहीं देता है पैसेज में, यानी कि वो सबसे वीक स्टेटमेंट वही है, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, यानी कि 52 में आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 53 क्या है, 53 द फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। एक फेमस थ्योरी है रिलेटिविटी की जो कि दिया गया है किससे, कौन दिया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इट स्टेटेड दैट टाइम ट्रेवल इज थियोरेटिकली पॉसिबल। टाइम ट्रेवल जो है यानी कि टाइम में चलना, टाइम ट्रेवल आपने देखा होगा, इंसेप्शन देखा होगा, तो उसमें भी टाइम ट्रेवल होगा ना, टाइम ट्रेवल था। तो वैसा ही कुछ है कि इट स्टेटेड दैट द टाइम ट्रेवल इज थियोरेटिकली पॉसिबल। लेट अस अज्यूम दैट टाइम ट्रेवल वेयर टू बी मेड पॉसिबल थ्रू सम टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू।
हम मानते हैं कि चलिए मान लीजिए कि टाइम ट्रेवल किसी तरीके से कोई टेक्नोलॉजी के ब्रेक थ्रू के ज़रिए पॉसिबल हो जाता है, वुड इट नॉट बी एडवांटेजेस टू सेंड समवन बैक इन दैट टाइम? क्या हम उससे कोई किसी तरीके का एडवांटेज ले सकते हैं कि किसी को अगर हम वापस टाइम में भेज दें, टू प्रिवेंट द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड इन 1940 एंड दस कीप द वर्ल्ड वॉर वन फ्रॉम द एवर अकरिंग? जिससे कि वो पर्सन जाके जो आर्कड्यूक फ्रेंड्स हैं उनको 1914 में जाके उनकी एसिसिनेशन को रोक दे और हमको वर्ल्ड वॉर वन होने से बचा ले। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा किया जा सकता है? इसमें कुछ एजम्पशन दिए गए हैं, हमारे साथ कुछ 4 एजम्पशन दिए गए हैं, हमको उनको देखना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अल्टर अ सिग्निफिकेंट करंट। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ज़रूरी नहीं है, टू अल्टर अ सिग्निफिकेंट करंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री मेयरली बाय अ चेंजिंग अ सिंगल इवेंट। बोला जा रहा है कि आज के समय का जो भी चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी एक सिंगल इवेंट को अगर हम मॉडिफाई कर दें, अल्टर कर दें, तो सारी चीज़ें चेंज ही हो जाएं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ओके, बिल्कुल मुझे तो सही बात लग रही है कि ज़रूरी तो नहीं है कि किसी एक आदमी का अगर हम कोई इवेंट रोक दें असैसिनेशन होने से, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो हुआ है वो हो ही नहीं होता। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है, मतलब वर्ल्ड वॉर वन। हाँ, द टेक्नोलॉजी नेसेसरी फॉर टाइम ट्रेवल इज़ लाइकली टू बी डेवलप्ड इन नियरली फ्यूचर। देखिए, ये अब 100% तो बोल नहीं सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन सी, इफ़ फ्रांज फर्डिनेंड हैड नॉट बीन असैसिनेटेड, अगर वो नहीं हुए होते असैसिनेट, मतलब उनको अगर उनकी हत्या नहीं की गई होती, सम अदर कैटालिटिक इवेंट वुड हैव बीन लीड टू स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। तो ज़रूरी नहीं, अगर कोई उनकी जो अगर हत्या नहीं होती तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सम अदर कैटालिटिक कोई अदर इवेंट हो गया होता जिससे कि क्या होता कि वर्ल्ड वॉर वन हो ही जाता, मतलब होने की संभावना हो जाती। ये हाँ, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर उनकी हत्या नहीं हुई होती तो ऐसा कोई और इवेंट हो जाता। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है, द असैसिनेशन ऑफ फ्रांज फर्डिनेंड वाज क्रूशियल इवेंट दैट ट्रिगर्ड द वर्ल्ड वॉर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। अच्छा, इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो समझ में आती है कि इनकी जो असैसिनेशन यानी कि इनकी जो हत्या हुई थी, मतलब पैसेज ये बोल रहा है कि इनकी हत्या अगर हम रोक दें, पैसेज तो ये कह रहा है ना कि इनकी हत्या अगर मैं रोक दूं तो मे बी क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर वन बच जाएगा। इससे पैसेज तो मतलब ये कह ही रहा है कि मतलब इनकी हत्या हुई है, इसी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, द असैसिनेशन ऑफ फ्रांज फर्डिनेंड वाज द क्रूशियल इवेंट दैट ट्रिगर्ड द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, और ऑप्शन भी यही कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसेज से हम ये इन्फरेंस लगा सकते हैं कि इनकी हत्या हुई है तभी वर्ल्ड वॉर वन हुआ है ना। तो ऑप्शन डी हमें यहाँ पे सीधा सीधा बात ये कह रहा है कि द असैसिनेशन ऑफ फ्रांज फर्डिनेंड वाज द क्रूशियल इवेंट दैट ट्रिगर्ड द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, यानी कि 53 का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, द मूवी जुरासिक पार्क वाज अ सुपर हिट इन द 90s। जो एक मूवी आई थी जुरासिक पार्क, वो बहुत सुपर हिट हुई थी 90s में। द मूवी शो साइंटिस्ट क्रिएटिंग अ लाइव डायनासोर बाय रेप्लिकेटिंग द डायनासोर डीएनए फाउंड इनसाइड एन इंसेक्ट that had beaten a dinosaur centuries back and was trapped in a amber। बोला जा रहा है कि मूवी में दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट जो हैं क्रिएट करते हैं लाइव डायनासोर बाय रिप्लिकेटिंग द डायनासोर्स डीएनए। डायनासोर्स को जिंदा करते हैं किस तरीके से, रेप्लिकेट करके डायनासोर के डीएनए को, डायनासोर का जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करके, मतलब उस डीएनए का डुप्लीकेट बना के एक नया डायनासोर, जिंदा डायनासोर, लाइव डायनासोर ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और ये डीएनए कहाँ से उनको मिलता है, ये डीएनए मिलता है उनको एक इंसेक्ट से, जो इंसेक्ट डायनासोर को कई वर्षों पहले काटा था। और जो वो डायनासोर एक पत्थर होता है उसके अंदर क्या हो गया था, वो अंबर क्या हुआ था, 1 सेकेंड।
ओके, वो अंबर क्या हो गया, उस अंबर में जाके वो मॉस्किटो जो है, जो इंसेक्ट है, जाके उस अंबर में फंस गया, ठीक है, और वो कई सालों बाद वो अंबर क्या हो गया, पत्थर हो गया। थ्रो दो सच अ फीट हैज़ बीन अकम्पलिश्ड इन द रियल वर्ल्ड। तो क्या उस प्रकार का जो तरीका है, वो जो तरीका जो तरीका दिखाया गया है इस मूवी के अंदर कि किसी इंसेक्ट का डीएनए जो किसी इंसेक्ट के अंदर एक डायनासोर का डीएनए है, उसको निकाल के उसको रेप्लिकेट करके हम एक ज़िंदा डायनासोर फिर से क्या कर लें, तैयार कर लें, क्या इस तरीके का चीज़ हम कभी रियल वर्ल्ड में कर पाएंगे? Yet one day modern science will possible succeed in replicating the prehistoric creature in similar manner। क्या ऐसा कभी कर पाएंगे? अच्छा, इनमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है इसमें। All of the following assumption underlie the conclusion of the passage above the except। इनमें से सारे जितने भी आपको फॉलोइंग एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं सभी सही हैं, एक्सेप्ट यानी कि हमें गलत बताना है कि इसमें गलत कौन सा एग्जाम्पशन है। अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज sufficient to permit the recreation of entire animal। maybe maybe not, कुछ 100% तो हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, बी ऑप्शन क्या है, इट विल someday be possible to accurately replicate DNA in a lab। maybe हाँ, हो भी सकता है। हाँ, सी enough DNA can be extracted from an insect to recreate an entire animal। maybe not। okay, option D scientists will never fully understand how DNA function। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो 100% गलत है। साइंटिस्ट तो जानते हैं कि किस तरीके से डीएनए फंक्शन करता है, पूरी तरीके से जानते हैं, तो यानी कि 100% गलत कौन है, 100% गलत है हमारा ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन नंबर 55, साइंटिस्ट विल नहीं रॉन्ग, हाँ, वॉलेशन ऑफ एन अपार्टमेंट लीज हैपन व्हेन ए टेनेंट डज समथिंग प्रोहिबिटेड बाय द लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट दैट शी हैज साइंड विथ अ लैंडलॉर्ड। एक वो हो रहा है, एक झगड़ा है, छोटे तरीके का वॉलेशन है एक तरीके का, किसको लेकर, अपार्टमेंट लीज, मतलब जो किराए पे हम लोग घर लेते हैं या अपार्टमेंट लेते हैं उसके बारे में एक तरीके का क्या कहें कि एक तरीके का झगड़ा है, एक तरीके का हो रहा है। क्या है वो झगड़े में, व्हेन ए टेनेंट यानी कि जो किराया देता है, ठीक है, किराया देता है, यानी कि किराएदार, और हाँ, व्हेन ए टेनेंट डज समथिंग प्रोहिबिटेड, कोई गलत चीज़ किया है, समथिंग प्रोहिबिटेड कुछ गलत किया है, बाय लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो किराएदार होता है वो लैंडलॉर्ड किराएदार से कुछ साइन करवाता है, लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाता है जब अपार्टमेंट वो लीज पे देता है। ठीक है, जब अपना अपार्टमेंट वो किराए पे देता है लैंडलॉर्ड, किसको, टेनेंट को, तो क्या करता है, कुछ डॉक्यूमेंट को साइन करवाता है। तो वो जो उसका क्या किया है, उसने क्या किया है, वॉलेशन किया है, कुछ प्रोहिबिटेड, कोई ऐसी चीज़ की है जो कि गलत है, लीगली गलत है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है विच सिचुएशन बिलो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटिंग अन अपार्टमेंट लीज। इन चारों में से आपको कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, जैसे कि 4 सिचुएशन दी गई है, A B C D। आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सा बेस्ट होगा, जिससे कि बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि वॉलेट करता है अपार्टमेंट लीज को। ऑप्शन ए क्या है, टीना हैज़ डिसाइडेड टू मूव अनदर टाउन, सो शी कॉल्स हर लैंडलॉर्ड टू इन्फॉर्म दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रिन्यूइंग हर लीज व्हेन इट एक्सपायर्स नेक्स्ट मंथ। यानी कि ये तो बहुत ही लीगल वे में बता रही है कि 1 महीना पहले ही उसे लैंडलॉर्ड को बता रही है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, रिन्यू नहीं करूंगी, एक्सपायर 1 मंथ जो अगले मंथ तक, यानी कि वो 1 महीने पहले ही बता रहा है। तो ये तो एक लीगल वे हो गया, किसी को बता के सब सारी चीज़ें इन्फॉर्म करके कर रही है, तो कोई लीगल काम तो कर नहीं रही है। तो ये तो कोई गलत नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है, वर्निका रिसेंटली लॉस्ट हर एडवर्टाइजिंग जॉब। वर्निका कोई है, वो रिसेंटली अपनी जॉब को मतलब खो दी है, एडवर्टाइजिंग की जॉब थी उसने खो दी है। एंड फॉर द लास्ट 3 मंथ, और जो लास्ट 3 मंथ है मंथ्स हैज़ नेग्लेक्टेड टू पे हर लैंडलॉर्ड मंथली रेंट दे एग्रीड अपॉन इन द राइटिंग। तो लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं उन्होंने लैंडलॉर्ड को नेग्लेक्ट कर रही थी कि पे करने से उसका किराया, ठीक है, लैंडलॉर्ड को किराया पे करने से नेग्लेक्ट कर रही थी।
ठीक है, जो कि उसने एग्री किया था अपने लीगल डॉक्यूमेंट में कि भाई हम तुम्हें पे करेंगे। व्हेन शी मूव्ड इनटू हर अपार्टमेंट 8 months एगो, 8 महीने पहले जब वो अपने अपार्टमेंट में आई थी। भाई रिसेंटली उसने एडवर्टाइजमेंट जॉब छोड़ी है, ठीक है, लेकिन वो नेगलेक्ट कब से कर रही है, 3 महीने पहले से कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये गलत है, या तो फ्रॉड कर रही है यहाँ पे, तो गलत कर रही है, तो इसको पक्का इसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही लग रहा है। अच्छा, सी और डी भी देख लेते हैं। Mayank write a letter to his landlord that lists numerous complaints about the apartment he has agreed to rent for 1.5 year। तो यहाँ पे तो कोई भी गलत तो नहीं दिख रहा कि मयंक ने एक लेटर लिखा है लैंडलॉर्ड को, उसमें कई सारे कंप्लेंट हैं किसके बारे में, अपार्टमेंट के, जो कि वो रेंट पे लिया है एक और मतलब 1.5 साल 1.5 ईयर से। तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, लीना थिंक दैट हर लैंडलॉर्ड इज नेग्लेक्टिंग द बिल्डिंग इन विच शी रेंट अन अपार्टमेंट। लीना सोचती है कि जो उसका लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वो नेग्लेक्ट कर रहा है बिल्डिंग को, इन विच शी रेंट अन अपार्टमेंट, जिसमें कि वो रेंट ले मतलब किराए पे रहती है जिस अपार्टमेंट में, उस बिल्डिंग को नेग्लेक्ट करता है। शी कॉल्स हर अटर्नी टू आस्क फॉर एडवाइस। वो क्या करती है, अपने लीगल एडवाइज़र को कॉल करती है कुछ एडवाइस के लिए। तो इन सब में सबसे एप्रोप्रिएट मतलब कि प्रॉपर जो आपको लग रहा है, मुझे ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि वो 3 महीने से पैसा नहीं दे रही है और रिसेंटली उसकी जॉब छुट्टी है। ऐसा नहीं है कि उसकी बहुत समय से जॉब छुट्टी हुई है, 3 महीने पहले से वो नेग्लेक्ट कर रही है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, 55 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 56, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा देखिए, TROMJ, टी यहाँ पे कैपिटल में है, ओ हमारा कैपिटल में है, जे कैपिटल में है, आर और एम स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। तो देखिए जितने भी ऑड नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं कैपिटल में है, और इवन प्लेसेस पे क्या है, स्मॉल लेटर में है। टी का मतलब न्यूमेरिक नंबर होता है 20, आर का 18, ओ का 15, एम का 13, जे का होता है हमारा 10, ठीक है। देखिए 20 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 18 और 13 के बीच में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 13 और जो क्वेश्चन मार्क है उसके बीच में भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8, यहाँ पे 8 होना चाहिए। और 8 क्या होगा, H होगा, और किस में होगा, H होगा, किस में होगा, इवन प्लेस पे है ना, 6 प्लेस इवन प्लेस है, तो क्या होगा, स्मॉल में होगा, तो H स्मॉल में होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए होगा जिसमें लिखा हुआ है स्मॉल h। चलिए 57 करते हैं, 57 क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं फट से। क्वेश्चन नंबर 57 क्या हमारा है, हाँ, CFJO क्वेश्चन मार्क बी। सी का मतलब 3, एफ का मतलब 6, जे का मतलब 11, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15 क्वेश्चन मार्क बी। तो ठीक है, देखिए 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 10 और 5 के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो आगे क्या होगा, 6 का डिफरेंस होगा, उसके बाद क्या होगा, 6 का क्या मतलब, यहाँ पे 6 का मतलब 21 में 7 जोड़ देंगे तो ऑफकोर्स 2 पे आ जाएगा, हाँ, तो यानी कि बी होगा, यानी कि ये सही है। 21 का क्या मतलब, 21 का मतलब हो गया यू, ठीक है। 21 का क्या मतलब होगा, यू, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा 57 का, ऑप्शन क्या होगा 57 का ऑप्शन होगा सी, ठीक है, यू, ठीक। 58 पे आते हैं, 58 क्या है, 58 क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी, DFGJKMNQRT। डी का मतलब क्या होता है 4, एफ का मतलब 6, जी का मतलब 7, जे का मतलब 10, के का मतलब 11, एम का मतलब 13, एन का मतलब 14, क्यू का मतलब हो गया 17, आर का मतलब 18, टी का मतलब 20, ठीक है। अब देखिए 4, 7, 11, 14, 18, देखिए 3 का डिफरेंस है, 4 से 7 3 का डिफरेंस है, 7 से 11 4 का डिफरेंस है, फिर 11 से 14 3 का डिफरेंस है, और 4 से 18 4 का डिफरेंस है। अच्छा अल्टरनेट पे है, 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4। अब क्या होगा, यहाँ 18 से क्या होगा 3 होगा,
ठीक है, 18 से 3 होगा, 18 से 3 होगा तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 10 और 13 के बीच में सेकंड लेटर जो है, सेकंड लेटर सबके, 10 से 13 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 13 से 17 4 का डिफरेंस है, 17 से 20 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब आएगा 4 का डिफरेंस, यानी कि 20 से 24 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 21 का क्या मतलब u, 24 का मतलब x, ठीक है, u और x। ऑप्शन क्या होगा 58 का, 58 का ऑप्शन होगा, 58 का ऑप्शन होगा डी, 58 का ऑप्शन होगा डी, ठीक है। क्या है u x, ठीक है। अच्छा फिर ऑप्शन, फिर क्वेश्चन क्या है, फिर क्वेश्चन है आपका 59। 59 में क्या है, ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है, ठीक है, सी की वैल्यू 3 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है, क्यू की वैल्यू 17 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, एफ की वैल्यू 6 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है, ठीक है। 1 से 3, ठीक है, 1 से 3, 3 से 5, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आएगा, 2 का डिफरेंस लेके चले तो 4 से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है, और 16 से 17, 17 से 18, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। तो यानी 7 का क्या मतलब हो, 7 का मतलब हुआ G, 8 का मतलब क्या होगा H, 19 का मतलब S, यानी कि GHS किस, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ए। 59 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि GHS किसका, 59 का, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का 60 का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू 3, G का वैल्यू 7, L का वैल्यू 12, R का वैल्यू 18। नेक्स्ट क्या होगा, 3 से 7 गया 4, 7 से 12 गया 5, 12 से 18 गया 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 25 का मतलब Y, ठीक है, 25 का मतलब Y। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ईयर अभी हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अगर किसी ने पहले के पेपर नहीं देखे हैं तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकता है। ओके चलिए।